ये पूरा इंसिडेंट 9 अगस्त की सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में हुआ है। यहाँ पर आप नोटिस करना, इसके बाद आपने कब इसके बारे में पहली बार सुना? शायद 13 या 14 तारीख को, क्योंकि डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था और वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। लेकिन जो पूरे इकोसिस्टम के लोग हैं ये इस पर बिल्कुल चुप्पी बनाकर बैठे हुए थे। 10 अगस्त के दिन मैंने लिखा था कि अगर आपको देखना है कि किसी ऑपरेशन को कवर अप कैसे किया जाता है तो इस केस को देखो। एक भी इंसान भी इस पे बोलने को तैयार नहीं है। और इन्होंने जब चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने लिखना क्या शुरू करा? सागरिका घोष लिखती हैं कि ये जितना कुछ भी हुआ है बहुत दुख वाली बात है, लेकिन इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सागरिका घोष टीएमसी की एमपी हैं, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार है, और इस केस में इनका पहला कमेंट 4-5 दिन बाद आता है, और वो कमेंट भी होता है कि भैया इस पे पॉलिटिक्स मत करो। मतलब उस विक्टिम का क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, कवर अप क्या है, एलिगेशन के क्या जवाब है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ फिक्स हो रही है, इस पर कोई जवाब ना देते हुए सीधा पहला फोकस है पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि कहीं पॉलिटिकली हमें इसमें कोई नुकसान ना हो जाए। पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी ऐसे डरा हुआ है कि कोई भी ना बंगाल गवर्नमेंट का नाम लेता है, ना किसी डायरेक्टली मिनिस्टर को टैग करके सवाल पूछता है। जर्नलिस्ट भी जो बाकी समय हमेशा गुर्राते रहते हैं, यहाँ मिमियाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हुए सवाल पूछ रहे हैं। और उस रिक्वेस्ट के बाद भी महुआ मोइत्रा ने लगातार बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद महुआ मोइत्रा कहती हैं कि बहुत सारे लोग कुछ सिली क्वेश्चंस पूछ रहे थे, इसलिए मैंने उन सबको ब्लॉक कर दिया है। हाँ, लेकिन अगर खुद को अनब्लॉक करवाना है तो मेरी एक एम्प्लॉय है, उनसे जाके बात कर लेना और अपना ट्वीट दिखा देना, उसके बाद शायद आप अनब्लॉक हो जाओ। मतलब कि जो दरबारी जर्नलिस्ट हैं जो हमेशा कुछ पार्टियों के गुणगान गाते रहते हैं, आज उनको उनकी जगह दिखा दी गई है और उसके बाद भी उनके मुंह से चू नहीं निकल रही है। इन सब लोगों की वेस्ट बंगाल सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगते हुए जुबान सिली जा रही है। ट्विटर के वो सारे अकाउंट जो बंगाल सरकार की बड़ी तारीफ करते हैं, आज वो लिखते हुए दिख रहे हैं कि देखो हमने तो सरकार से सवाल पूछ लिया है। पहले तो ये सारे 3 से 4 दिन तक चुप बैठे रहे। जब पहली बार इन्होंने बोलना शुरू करा तो सबसे पहले ट्वीट क्या कर रहे हैं? इस पे हमारी तारीफ होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट सवाल तो पूछ रहे हैं, हम भक्तों के जैसे नहीं है, हम कितने अच्छे लोग हैं, हमारी तारीफ करो। अरे भाई, पहले तो आपने 4 दिन तक इस स्टोरी को दबाने की कोशिश करी, उसके बाद आप डायरेक्टली सवाल नहीं पूछ पा रहे हो, किसी डायरेक्टली मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात नहीं कर पा रहे हो, और सबसे पहला आपका कंसर्न होता है कि पॉलिटिकली हमें इसमें नुकसान ना हो जाए। वहां के मिनिस्टर बैठ के आपको ब्लॉक कर दे रहे हैं और उसके बाद भी आपको इस बात की कंसर्न है कि मैं कैसे इसमें मोरल हाई ग्राउंड ले सकता हूं। थोड़ी सी शर्म बची है या वो भी बेच खाई है? और मुझे तो देख के शर्म आती है कि वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर वुमेन है, सागरिका घोष खुद एक वुमेन है, पहले एक जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, महुआ मोइत्रा खुद एक वुमेन है, और ये सारे के सारे लोग वुमेन सेफ्टी के ऊपर बहुत बातें करते हैं। लेकिन जब इनके स्टेट के अंदर वुमेन के ऊपर एक अट्रॉसिटी हो रही है तो उसमें ये लोग बात करते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाना चाहिए, और ये कुछ सिली क्वेश्चन है जो देखकर मैं लोगों को ब्लॉक कर दूंगी। इवन वो पॉलिटिकल फीमेल क्रिएटर जो हमेशा सरकार से सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं, उन्होंने जब इस केस पर वीडियो बनाया तो उन्होंने कहा हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मना रहे हैं, हमें पूरे देश को असेम्ड होना चाहिए। लेकिन उस पूरे वीडियो में एक भी बार वेस्ट बंगाल की सरकार या किसी भी लीडर को अकाउंटेबल नहीं ठहराया और ना ही उनसे कोई एक सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई। 78वां स्वतंत्रता दिवस, किस चीज की आजादी मना रहे हैं हम? बलात्कार करने की स्वतंत्रता मना रहे हैं हम। ये कोई इन हरामजादे मर्दों से क्यों नहीं पूछता कि भाई साहब कौन बचा रहा है तुमको? इस स्वतंत्रता दिवस पे अगर तुम्हारी पार्टी का कोई व्यक्ति, तुम्हारा कोई कुत्ता, तुम्हारे पॉपा के पपीज में से कोई भी अगर महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति की बात करने की कोशिश भी किए तो जनता इतना मारेगी कैलकुलेटर्स नहीं गिन पाओगे। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम पिछले 5-6 दिन से बिल्कुल एक कदम ताल पे चल रहा है। पहले वहां के लोकल लोगों ने इस केस को दबाने की कोशिश करी, लेकिन शुक्र है डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट करा और ये केस बड़े लेवल पर बन गया। तो अब नेशनल लेवल पर जो ट्विटर और बाकी जगह बैठे हुए इनके क्रिएटर्स हैं, वो भी इस केस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप थोड़े दिन में देखना, ये बाकी स्टेट से कुछ ऐसे सिमिलर केसेस निकालेंगे और सारा का सारा डायरेक्शन वॉट अबाउट ट्री की तरफ ले जाएंगे कि अरे इस केस पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है, उस केस पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है, और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इस निर्भया 2.0 से आपका ध्यान कहीं और शिफ्ट हो जाए। लास्ट टाइम भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। सौंदेश खली याद है? वहां पर भी एक लोकल टीएमसी लीडर था जो बड़े मास स्केल पर लड़कियों को अपने घर बुलाता था, अपने ऑफिस में जबरदस्ती ले जाता था, वहां पे उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता था। ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके पतियों के सामने उन्हें खींच कर ले जाया जाता था और खुलेआम ये सब चल रहा था। लोकल लोग इतने डरे हुए थे क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा था। उन्होंने तब बोलना शुरू करा जब इस इंसान के ऊपर ईडी के कुछ केसेस चले
और एक फेक राशन कार्ड स्कैम में इसके ऊपर अरेस्ट करने की कोशिश हुई। उसके बाद वहां की लोकल महिलाओं को थोड़ा सा करेज आया और इस पर वो बोलने लगी, और जब वो बोलने लगी तो नए नए थ्योरीज निकल के आने लगे, जिसको इन्हीं सेम यूट्यूबर्स और ट्विटर वालों ने प्रोपेगेट किया था कि इन औरतों को तो बीजेपी वाले पैसे दे रहे हैं ताकि ये लोग आगे जाके बोल सके। इस तरह का घटिया काम ये आपकी आंखों के सामने करते हैं और फिर अपने सारे ओपोनेंट को बोल देते हैं कि अरे ये तो अंधभक्त हैं, इनकी बातें मत। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने यूट्यूब पर ना संदेश खली पर कोई वीडियो बनाया, ना प्रज्वल रवन्ना पे कोई वीडियो बनाया, मगर इन दोनों ही केसेस के बारे में मैंने ट्वीट्स करे थे और लगातार मैं इन पर बोलता रहा हूं। लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स देखे जिन्होंने प्रज्वल रवन्ना पर तो वीडियोस बनाए थे, लेकिन संदेश खली पर उनके पूरे चैनल पर एक भी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वो सारे क्रिएटर पिछले 5-6 दिनों से इस केस को भी इसी तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नेशनल लेवल पर इतना प्रोटेस्ट बढ़ चुका है कि अब वो मजबूरी में एक एक कर इस पर शायद वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। और इस केस में शुरुआत से लेकर अभी तक जिस तरह से सेटअप में काम किया गया है उसको देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि ये कोलकाता पुलिस इसे हैंडल नहीं कर सकती और ये केस थैंकफुली अब सीबीआई को शिफ्ट कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई इसमें एविडेंस टैंपरिंग को रोक के जो एक्चुअल कल्प्रिट है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के सजा दिलवा सके। जब दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था तब वो लड़की भी एक मेडिकल स्टूडेंट थी, वो वापस लौट रही थी एक मूवी देखते हुए और उसके बाद चलती बस में उसके साथ ये किया गया। 7 साल लग गए उसके कल्प्रिट्स को पकड़ के सजा दिलाने में, और उसमें भी एक कल्प्रिट छूट गया क्योंकि वो 18 साल का नहीं हुआ था और वो अभी भी हमारे बीच में सोसाइटी में कहीं घूम रहा होगा। और अब निर्भया 2.0 हमें कोलकाता से देखने को मिलता है। और इसके बाद बंगाल की सीएम ने जो कहा, आप शायद सुन के शॉक्ड रह जाओगे। वो कहती है मैं प्रोटेस्ट करने वाली हूँ। प्रोटेस्ट किस लिए? ताकि इस बच्ची को न्याय दिलाया जा सके। न्याय कैसे मिलेगा? सीबीआई अच्छे से जांच करेगी तो मिलेगा। यानी कि पूरी तरह से इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लिया है और कह दिया सीबीआई अब इस केस को देख रही है तो मैं भी सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट करूंगी। अगर किसी और स्टेट में ऐसा चीफ मिनिस्टर ने किया होता तो आज उसके साथ क्या हो रहा होता, आप इसे इमेजिन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इकोसिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और इस एक्शन को भी जस्टिफाई किया जा चुका है। हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कहते हैं कि डॉक्टर के पास हम सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। डॉक्टर जो है हमारी जान बचाता है, हम उनको दूसरा भगवान भी कहते हैं। क्या हो जब उसी डॉक्टर के साथ ऐसी बर्बरता की जाए, वो अपने ही हॉस्पिटल में मरी हुई अवस्था में पाई जाए, तो किस पे उंगली उठाई जाए, किस पे भरोसा किया जाए? सरकार, प्रशासन, पुलिस, कोई भी यहाँ मददगार साबित नहीं हो पाया है। पहले रेप फिर हत्या, ये शब्द हमने कई बार सुने हैं अपने देश में, लेकिन इस बार जो हुआ है कोलकाता के आरजीकल मेडिकल कॉलेज के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट की 2nd ईयर की छात्रा के साथ, पूरे देश के जुबान पे सिर्फ इसी केस की चर्चा है। छात्रा के परिवार वाले न्याय मांग रहे हैं और प्रशासन, सरकार, पुलिस न्याय देने में असक्षम है। केस में अभी तक गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की हुई है, लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है। क्या हुआ था उस रात? 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद रात के 2 बजे जब वो सोने गई, उसने ऐसा क्या किया था, किसी व्यक्ति का क्या बिगाड़ा था जिसकी वजह से उसके साथ इतनी बर्बरता की गई, उसको इतना टॉर्चर किया गया? सिर्फ दुष्कर्म नहीं किया गया है उसके साथ, तो टॉर्चर भी किया गया है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है ये उस बर्बरता का साफ साफ सबूत है। उसको मारने से पहले उसको कितना टॉर्चर किया गया है, पूरी घटना जानेंगे एंड अपने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के हम इस वीडियो में। वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाली हूँ। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको इस केस को समझने में, तो जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको हर चीज समझ में आएगी। केस से रिलेटेड छोटी छोटी डिटेल्स भी आपको समझ में आएंगी एंड आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको कवर अप किया जा रहा है, केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो स्टूडेंट हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको वहां से हटाने के लिए मॉब अटैक करवाया जा रहा है एंड सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है इस केस के अंदर, ये जानने के लिए हमें ये पूरा रिपोर्ट देखना पड़ेगा। ये पूरी वीडियो देखते रहिए, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि ऐसी चीजों के पीछे क्या हो सकता है कारण। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। The horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। उनके पेरेंट्स ने बताया है किस सिचुएशन में वो मिली। बोथ हर लेग्स वर वाइड ओपन एट
एट राइट एंगल, मतलब पूरा पेल्विक गर्डल तोड़ दिया गया है, ऐसे पैर मिले हैं वाइड ओपन, पूरी बॉडी पर इंजरीज हैं। उनकी आंटी ने बोला कि जब देखा उनको चश्मे टूटे हुए हैं, आंखों में गड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जितना सीमन मिला है, चाह के भी एक इंसान 2 से 3 बार भी इजैकुलेट करेगा तब भी इतना सीमन नहीं मिल सकता। इट वॉज अ गैंग रेप। सोच के देखो, पूरी बॉडी पर इंजरीज, मुंह पे, फेस, हर जगह पर। 3 घंटे तक खड़े रहे, किसी ने अंदर उनको उनकी बेटी देखने नहीं दी। आपका बच्चा, आपको कोई अपने बच्चे से मिलने नहीं दे रहा, अंदर सबूत मिटाने का काम चल रहा होगा। वरना क्या रीजन क्या है कि 3 घंटे तक पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया गया, अपनी बेटी को देखने नहीं दिया गया, पेरेंट्स को। और किसी का उसके ऊपर हक कैसे बनता है? माँ बाप को नहीं देखने दे रहे। 3 घंटे तक उन्होंने वेट करा, और जब पापा अंदर गए, शी वॉज नेकेड। मतलब दिस इज द वर्स्ट एवर थिंग एक बाप के लिए जो हो सकती है। पहले सुसाइड कह के, उनको साइकोटिक घोषित करके मामला बहुत अच्छे से क्लोज करने की कोशिश करी। जब उठ गया मामला, उसी दिन हमको पता चला, हमारे यहाँ पे उसी दिन प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। मामला बढ़ा। अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंसान को पकड़ा। पैसे वैसे दे देते हैं, पता नहीं किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ वो इंसान नहीं हो सकता? नंबर 1 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि इतना ज़्यादा सीमन वेजाइना के अंदर से मिला, तो इट इज़ डेफिनेटली नॉट एक इंसान का काम। ठीक है। दूसरी चीज़, उनके ही पैथोलॉजिस्ट का सारी वीडियोस, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एकदम फैक्चुअल बेसिस पे बोल रही हूँ। मेरा हॉस्पिटल पास में ही है। हमारे पास जितनी पर्सनल वीडियोस, जितनी पर्सनल चीज़ें शेयर हो रही हैं, आई डोंट थिंक वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। एंड हम लोगों में से भी कोई उन चीज़ों को डालेगा नहीं। हमने उनकी डेथ के बाद की फ़ोटो देखी है, एंड दैट पिक्चर हॉन्ट्स लाइक all this situation, everything, this is just so traumatizing। 24 घंटे के अंदर अंदर उस इंसान का नाम ले दिया। तुम एक बार खुद सोचो, you are someone who's not inside, who doesn't know about the hospital much। ठीक है, आप पेशेंट को लेके आते हो कई बार। तुम 4 बजे के आसपास आए, you raped one doctor, you murdered that doctor, एंड 5-6 बजे के आसपास निकले। तुम्हारे गले में वो ब्लूटूथ होते ना गाना सुनने वाले, वो तुम्हारे गले में था, वो वहीं पे गिरा रह गया। यू डिड नॉट बॉदर टू टेक दैट बैक। तुम घर जाके मस्त सो भी गए। मतलब कहानी पे इंसान विश्वास करे तो करे कैसे, पर कहानी बना दी। पुलिस का कहना है कि ये इंसान है, इस इंसान ने, इसके ब्लूटूथ वहाँ पे पड़ा रह गया था, तो हमको कैमरे में वो जाता हुआ नजर आया, हमको शक हुआ, हमने उसको बुलाया, ब्लूटूथ उसके फ़ोन का ऑन कराया, ऑन करा के करके देखा तो उसके फ़ोन से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब उसने किया, और फिर उस इंसान ने मान भी लिया कि हाँ ये सब मैंने किया और मेरे को फांसी दे दो। वो ये भी बात भी मान गया। बाप रे यार हो ही नहीं सकता यार। तो अगर ये सच था, 24 घंटे के अंदर अंदर ये सब हो गया था, तो अभी 4 दिन से पिछले कुछ आगे उसके ऊपर कोई उसके बयान क्यों नहीं आ रहे? उसने कैसे करा, क्यों करा, वो सब चीजें दो ना। बहुत मुझे लगता है पता नहीं इसके पीछे कौन है, समवन हु इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, जिसको बहुत अच्छे से बचाने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता में जो हुआ है उससे सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी नहीं, पूरा देश काफी शॉक्ड है। जिस तरीके की डिटेल्स आ रही हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही है कि ममता बनर्जी सरकार ने इसको मिस हैंडल किस तरीके से किया, कवर अप करने की क्या कोशिश हो रही है, उससे ऑब्वियसली लोग, खासा कि डॉक्टर्स काफी नाराज हैं, स्टूडेंट्स काफी नाराज हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें लिखकर बताया, हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने लिखकर बताया कि इस पर एक डिटेल्ड एपिसोड की दरकार ज़रूर है। क्या गेम खेला जा रहा है, क्या सच छुपाया जा रहा है? और मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि कैसे कोलकाता के आरजी कौर हॉस्पिटल में एक महिला की लाश मिलती है, अनड्रेस्ड, हाफ ड्रेस्ड एक लाश मिलती है, और उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं हमारे देश में वो एक जंग का ऐलान कर देते हैं सिस्टम के खिलाफ। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी
PGT डॉक्टर, वो गई एक सेमिनार हॉल में थोड़ा आराम करने के लिए। उसने डिनर किया था अपने जूनियर्स के साथ रात के 2 बजे। 36 आवर लॉन्ग शिफ्ट के बाद आदमी परेशान, आदमी थक जाता है। एक महिला जाएगी कहां? कोई रेस्ट रूम नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो सेमिनार रूम में जाकर सोचा होगा उसने कि मैं वहां जाकर थोड़ा रेस्ट करती हूं। सुबह उसकी मरी हुई बॉडी वहां से मिलती है। जो फर्स्ट कॉल किया गया था, देखिए शक की सुई कैसे शुरुआत होती है, फर्स्ट कॉल से। आप सोचिए कि कवर अप, जो लोग कह रहे हैं कि रेप और मर्डर तो हुआ है और एक अरेस्ट भी हुआ है, लेकिन कवर अप कैसे पॉइंट 0 से शुरुआत हो गई थी। जो फर्स्ट कॉल किया जाता है कोलकाता डॉक्टर के इस मर्डर रेप केस में, फैमिली को बताया जाता है कि महिला की मौत सुइसाइड से हुई थी। और इससे पूरी कहानी शुरू होती है रेप की, मर्डर की, गैंग रेप की, कवर अप की, पॉलिटिकल पेट्रोनेज की। जब ये बात सामने आती है कि नहीं, ये सुइसाइड नहीं है, ये तो मर्डर है, मर्डर के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट है, ये तो रेप का केस लग रहा है, तो फिर ऑटोप्सी होती है। ऑटोप्सी में इतनी घिनौनी डिटेल सामने आती है कि पूरा का पूरा देश सहम जाता है कि किस तरीके से उस महिला को गला घोट के मारा गया था, कैसे उस पर जेनिटल टॉर्चर किया गया था, थायराइड कार्टिलेज टूट गया था, इतनी बुरी तरीके से उसको स्ट्रैंगल किया गया था, और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर जो जख्म है वो 4 पेज तक की पूरी रिपोर्ट उसमें चली जाती है कि कैसे करीबन 3 से 5 बजे के बीच पर उस पर असॉल्ट हुआ था, उसे मार दिया गया था, उसके बेली पर, लिप्स पर, फिंगर्स पर, लेफ्ट लेग पर, हर जगह चोट, उसका मुंह, उसका नाक किस तरीके से क्लैंप किया गया था, दीवार के अगेंस्ट पुश किया गया था जिससे वो चीख चिल्ला ना पाए, उसके फेस के ऊपर स्क्रैच मार्क्स हैं, और तो और जो इमेजेस आती हैं, जो पहले उसमें यह भी दिखाया जाता है कि कैसे उसके मुंह से खून, उसके आंखों से खून निकलता है, और ऑफ कोर्स प्राइवेट पार्ट्स पर जो वुंड्स हैं उसे जो ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है परवर्टेड सेक्सुअलिटी जेनिटल टॉर्चर, उसको लिखा जाता है उसके ऑटोप्सी रिपोर्ट पे। तो जब ये सारी चीज हुई थी तो सवाल यह है कि जब उसकी मां वहां पहुंची हॉस्पिटल में, सुइसाइड का केस जब उनको बताया गया, तो सुइसाइड के बाद उनकी बेटी की बॉडी को क्यों नहीं देखने दिया गया? उनकी मां का कहना है कि मैं उनसे गिड़गिड़ाती रही, भीख मांगती रही कि मुझे अपनी बेटी का शव तो देखने दो, लेकिन उसे नहीं देखने दिया गया। सोचिए, अगले दिन के 2 बजे माने जो मौत हुई थी, करीबन उसके 12 घंटे बाद उसकी मां को उसकी डेड बॉडी देखने को दिया गया था। अब ऑब्वियसली इस चीज को लेकर थैंकफुली लोग आक्रोशित हुए, डॉक्टर्स खास करके आक्रोशित हुए, स्ट्राइक पर जाने की बात हुई, कोलकाता पुलिस पर प्रेशर हुआ, प्रशासन पर प्रेशर हुआ, तो ये बहुत डराने वाली बात है यार। हुई और एक ब्लूटूथ डिवाइस जो शव के पास मिला था उससे अक्यूज्ड को पकड़ा गया। अक्यूज्ड कौन? ये है एक एलिजेड अक्यूज्ड, और इस बात को कोई मानने को अभी तैयार नहीं है। डॉक्टर फ्रेटर्नी भी तो डेफिनेटली कोई बात ये मानने को तैयार नहीं है कि ये संजय रॉय जो है यही है ओनली अक्यूज्ड। लेकिन एक अक्यूज को अरेस्ट किया गया था, हो सकता है इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। संजय रॉय सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देते हैं, सस्पिशियसली सेमिनार हॉल के आसपास मंडराते रहते हैं, और उनको देखा भी जाता है कि फ्राइडे की अर्ली मॉर्निंग, मैंने भोर सवेरे हॉस्पिटल एरिया से वो निकल रहे थे। पुलिस ने बाद में सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया, उनको पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के समय सारे लोगों के मोबाइल फोन ले लिए गए। संजय फोन का मोबाइल फोन जब कनेक्ट करने की कोशिश की तो जो शव के पास ब्लूटूथ डिवाइस मिला था वो इमीडिएटली उनके फोन से कनेक्ट हो जाता है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस काफी था और उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब ये जो रॉय कैरेक्टर है ये भाई साहब बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो अपने आप को ऑलमोस्ट एक कॉप ही समझते थे और अरेस्ट होने के बाद भी इनकी जो अकड़ है वो गई नहीं। टेक्निकली ये सिविक वॉलंटियर विद कोलकाता पुलिस है, और देखिए इनकी जो अकड़ है ये गई नहीं है। ये कह रहे हैं कि भैया लटकाना है तो मुझे लटका दो। इनके मोबाइल फोन से भी काफी सारा पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिला है। ये एक वुमेनाइजर बताए जाते हैं, 4 बार शादी कर चुके हैं, एक डिस्टर्बिंग और वायलेंट स्ट्रीक रहा है इनमें। सारे जो शादी की थी इन्होंने वो डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में ही सारी शादियां टूटी हैं। तो एक हिस्ट्री है ऑफ फिजिकली अब्यूजिंग हिज वाइफ्स। लेकिन देखिए तब भी पुलिस में इनको एक्सेस मिल गया। यही नहीं, सबसे शायद घिनौनी और चौंका देने वाली बात यह भी थी कि देखो लॉ एंड ऑर्डर का कैसे मजाक उड़ता है। चाहे वो निर्भया का केस हो या ये कोलकाता में केस हो, दोनों केसेस में ही अक्यूज जो है वो घर में जाकर सो जाता है। आप इतनी घिनौनी कांड करते हो लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको कुछ नहीं होगा, बच जाओगे, कि आप घर में जाकर सो जाओगे, आप भागने तक की कोशिश नहीं करोगे।
तो एक तो हुई कि यहां लॉ से तो किसी को डर नहीं लगता है और उन्होंने सोचा होगा भाई हम, हो सकता है ऐसे कांड पहले भी किया हो इस कैरेक्टर ने, ये सारी चीजें तो अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। लेकिन जो दूसरे गुस्से का कारण है वो है कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने इतनी बुरी तरीके से इस केस को मेसअप किया, इतनी गंदी इनसेंसिटिविटी दिखाई, जिसके वजह से लोगों का आपा और भी खो गया। अब देखिए वेस्ट बंगाल सरकार क्या करती है। डॉक्टर संदीप घोष हैं, ये हैं प्रिंसिपल ऑफ आरजी कार मेडिकल कॉलेज। इनके ऊपर जब प्रेशर आया, जब वहां के डॉक्टर्स रेजिडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, तो इन्होंने पहले तो रिजाइन करने से मना कर दिया। पहले तो इनके इनिशियल स्टेटमेंट्स थे कि उस लड़की को वहां जाने की क्या जरूरत थी। ऐसी घटिया भद्दी मेंटालिटी वाले तो प्रिंसिपल थे। जब प्रेशर में आए तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर भाई साहब रिजाइन कर देते हैं। अब देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी की सरकार, उनको 8 घंटे के अंदर अंदर रेजिग्नेशन लिया है आपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। 8 घंटे के अंदर अंदर कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के आप उनको शिफ्ट कर देते हो और वहां के प्रिंसिपल बना देते हो। ऑब्वियसली इससे और स्टूडेंट्स का आपा सामने आता है। अब सीएनएमसी जहां डॉक्टर संदीप घोष को अब लगाया गया है, तो वहां के स्टूडेंट्स ने कहा कि ये तो हम होने नहीं देखते। उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष का कमरा ही लॉक कर दिया, उसके सामने धरना लगा दिया, बोला कि हम ये सरकार को ये काम नहीं करने देंगे। पहले तो आप रिलक्टेंट थे उनको वहां से जाने कार हॉस्पिटल से, और उसके बाद आप 8 घंटे के अंदर अंदर उन्हें रीलोकेट करते हो सीएनएमसी पर। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सरकार की भी दया दृष्टि है इस इंसान पर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अख्तर अली जो एक्स डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट है आरजी कार कॉलेज मेडिकल कॉलेज के, वो कहते हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ही करप्ट पर्सन है। ये स्टूडेंट्स को फेल करता था, ये 20% कमीशन खाता था टेंडर ऑर्डर से, ये अल्कोहल देता था स्टूडेंट्स को। तो ये अपने आप ही काफी डूबियस पर्सन है, माफियोसी टाइप पर्सन इसे बोला जाता है। अपने बाउंसर लेकर कोई प्रिंसिपल ऐसे चले जाता है तो बहुत शक की बात होती है। जब इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, जब ये जो शिफ्ट करने की जो कोशिश हुई वो जब सामने आया, उसके बाद ममता बनर्जी प्रेशर में आकर कहती हैं कि नहीं नहीं देखिए हम तो आपके साथ हैं, हम तो डेथ पेनल्टी चाहते हैं जो अक्यूज्ड है, और आई इंडोर्स द डिमांड्स मेड बाय जूनियर डॉक्टर कि भैया इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ममता बनर्जी ने मंडे को अल्टीमेटम भी दिया पुलिस को कि नहीं नहीं अगर तुमने केस संडे तक सॉल्व नहीं किया तो मैं सीबीआई को प्रोब दे दूंगी। लेकिन ममता बनर्जी की ये जो धमकी थी, ये हाईकोर्ट ने आकर उस पर पानी फेर दिया, क्योंकि संडे तक कोई इंतजार करने को तैयार नहीं था। हाईकोर्ट ने आकर डॉक्टर संदीप घोष को पहले तो फटकार लगाई कि सबसे पहले तो आपका जो रवैया था इस केस को हाईलाइट करने के बाद वो काफी डिसहार्टनिंग था, आप प्रोएक्टिव नहीं थे। उसके बाद आप 8 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर ले लेते हो, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद इमीडिएटली आप कहीं और चले जाते हो। ये नहीं चलेगा, आपकी ड्यूटी से हम रिलीव करते हैं और घर पर जाइए, जाकर बैठिए। और कैलकाटा हाईकोर्ट ने स्टेप इन करके ये पूरा मामला इमीडिएटली सीबीआई को हैंडल कर दिया। अब कोई कोलकाता पुलिस की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, अब ये सीबीआई इस मैटर को प्रूव करेगी। तो सवाल यह है कि अगर अक्यूज्ड ऑलरेडी जेल में है, अगर अरेस्ट हो चुका है, ममता बनर्जी खुद ही कह रही है कि सीबीआई को हम प्रोब खुद ही सौंप देंगे, तो इतनी जल्दी क्या थी सीबीआई प्रोब की? सारे लोग कोलकाता पुलिस को क्यों बिलीव नहीं कर रहे थे और सीबीआई प्रोब की मांग क्यों कर रहे थे? सबसे बड़ा सुइसाइड एंगल फर्स्ट डे से ही, फर्स्ट आवर से ही करने की क्या जरूरत थी? किसको बचाने की कोशिश कर रही थी वहां की प्रशासन, किसको बचाने की कोशिश कर रही थी पुलिस? तो वो अपने आप में काफी शक का एक बहुत बड़ी वजह बनती है। उसके बाद ये जो फाउल प्ले है कि किस तरीके से फैमिली को छुपाने की कोशिश हो रही थी, मिसगाइड करने की कोशिश हो रही थी, और अब तो बंगाल डॉक्टर्स क्लियरली एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो एविडेंस है उसके साथ भी टैंपर करने की कोशिश हुई है। वहां पेंटिंग चालू हो गया है, वहां रिकंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो गया है, क्राइम सीन को टैंपर करने की कोशिश हुई है पिछले कुछ दिनों में। और पुलिस प्रोटेक्शन तो कहीं ना कहीं से थी इस रॉय इंसान को, और इसीलिए जरूरत है कि पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट ना करे, क्योंकि ये इंसान जाकर निन्नी कब का सोया कहां? पुलिस बैरक्स में जाकर। सोचिए, रेप करने के बाद बंदा जाता है पुलिस बैरक्स में सोने के लिए, तो आप सोचिए कि उसके पुलिस के तार कैसे जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने एक फ्रॉड सा एक इंक्वायरी पैनल बैठाया 11 मेंबर का, जिसमें इंटर्न्स भी भरे थे। उस इंक्वायरी पैनल में किसी को भी भरोसा नहीं था, ना कोर्ट को भरोसा था और ना जनता को भरोसा था। ऐसी सिचुएशन में व्हेन वी आर नॉट मेंटली फाइन, अब तो मतलब हर इंसान पे शक होगा। और मुझे नहीं लगता, मतलब इट इज वेरी, आई डोंट नो, पर मुझे नहीं लगता ये काम किसी इंसान का जो बाहर से है, जिसको कुछ नहीं पता हॉस्पिटल के बारे में, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, उसका हो सकता है। दिस इज समवन हु इज फ्रॉम इनसाइड, उन्होंने ही ये चीजें करी हैं।
काफ़ी सारी मैसेजेस, ईमेल्स मेरे पास हैं उस कॉलेज से भी, जो लोग बोल रहे हैं कि ये हैं, इन्होंने किया है, पर उनके ऊपर मेरे पास कोई श्योर चीज़ें नहीं हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी बोला वो वही चीज़ें बोली जो सच है और जो मेरे सवाल हैं विच आई वॉन्ट टू आस्क। एंड इट्स नॉट अबाउट अ डॉक्टर, इट्स अबाउट अ वुमेन हु इज वर्किंग। अपनी वर्क प्लेस में अगर मैं सेफ नहीं हूं तो फिर मैं कहाँ खुद को सेफ मानूं? तो मैं क्या फिर जिंदगी भर घर में बंद होके बैठ जाऊं? कोर्ट ने जवाब मांगा, उनके पास कोई जवाब नहीं है। पेरेंट्स से 3 घंटे तक क्यों नहीं बेटी को मिलने दिया, उनके पास कोई जवाब नहीं है। सीबीआई को सारी चीजें बोल रहे हैं सौंप दी गई, कहां है सीबीआई, कहां है क्लैरिफिकेशन? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मेरे माँ बाप तक नहीं जानते होंगे मेरे बारे में, मेरे क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट इंसान मेरे बारे में नहीं जानता होगा, लेकिन मेरा फोन मेरे बारे में सब कुछ जानता होगा, इस बात की गारंटी है। उनका फोन कहाँ है? जिन जूनियर्स के साथ उन्होंने रात को डिनर किया, उनके बयान कहाँ हैं? किसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? एक इंसान का काम नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स कह रही है, मैं नहीं कह रही, आई एम नॉट स्पेक्यूलेटिंग, मैं कोई आइडियाज ये सब नहीं बोल रही हूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। यार एक किसी के साथ इतना बुरा किया गया है, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक इंसाफ तो दे दो कम से कम। क्या किया जा रहा है पता है? जिस सेमिनार रूम में ये सब हुआ उसके पास का कमरा तोड़ना शुरू कर दिया रिनोवेशन के नाम पे। जब लोगों को आवाज आई, पता चला, तब वहां पे लोग भागे, तब जाके उस चीज को रोका गया है। मैं बोल रही हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता हम जितना भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितनी भी हम कोशिश कर रहे हैं, इनसे कुछ भी होने वाला है। सारे सबूत मुझे लगता है सब कुछ मिटा दिए गए हैं, कुछ नहीं बचा वहां पे। सीबीआई को कुछ नहीं मिलेगा। हर तरीके से इस केस को क्लोज करने की कोशिश की। आई वाज फीलिंग सो स्कैर्ड। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू शेयर अबाउट दिस as much as possible. That's the best you can do. Talk about it. इस बार, एटलीस्ट इस बार, जब तक कुछ तो असर पड़े। मेरे को लग नहीं रहा है कि कुछ मिलने वाला है, लेकिन कुछ असर जब तक पड़े तब तक लेट्स नॉट बिकम वीक। वो जोश जो होता है ना हमारा, 2 दिन हाई होता है, उसके बाद हम ढीला कर देते हैं। लेट्स नॉट डू दैट। That's all. This was her story. These were my few questions which I wanted to ask and my request. It's my sincere request again. Please help us. It's very bad. I'm very scared. I work in the same state. वो तो मेट्रो सिटी में हुआ, मैं तो एक पेरीफेरी के कॉलेज में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ हालत और ज़्यादा ख़राब है। मेरा सिर्फ गाइनी ओवर हुआ है, अभी पीडियाट्रिक्स ओवर हुआ है, माइनर पोस्टिंग्स हुई हैं। आई स्टिल हैव मेडिसिन टू कम, आई स्टिल हैव सर्जरी टू कम। आई एम सो स्कैर्ड ऑफ डूइंग नाइट ड्यूटीज़। मैं इस दिन के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी। डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को बचाना। इसी चीज़ की उन्हें शपथ भी दिलाई जाती है, लेकिन जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो पेशेंट कहाँ से सुरक्षित रहेगा? हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा डराने वाली चीज़ है। एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरह से दुष्कर्म किया गया है, इस तरह से उसको मारा पीटा गया है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि उसके साथ कितनी ज़्यादा घिनौनियत की गई है। क्या वजह है कि अब तक जो है वो रेपिस्ट लोगों को पकड़ा नहीं गया? हर किसी के ज़ुबान पे बस यही सवाल है। हर जगह के डॉक्टर जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। हर जगह के डॉक्टर जो है वो चाहते हैं कि अपने काम के क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस पे वो सुरक्षित महसूस कर सके। सरकार को ऐसा कोई नियम कानून लाना होगा जिससे कि अपने वर्क प्लेस पे जो डॉक्टर्स हैं, जो महिला डॉक्टर्स हैं, वो सुरक्षित हो सकें। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि रात के समय उसको ड्यूटी करने की क्या ज़रूरत है, महिला डॉक्टर्स को रात का ड्यूटी ना दिया जाए। डॉक्टर डॉक्टर होता है, महिला हो पुरुष हो,
उसकी काबिलियत उसकी महिला या पुरुष से नापी नहीं जाती है। अपने पेशेंट की रक्षा करना, हर हालत में उसकी रक्षा करना उसका फर्ज होता है डॉक्टर का। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कि पुलिस से चूक हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे प्रशासन से चूक हुई है। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सबूतों को मिटाया क्यों जा रहा है। ये बहुत ही डराने वाली बात है। सभी डॉक्टर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। कल को कोई किसी पेशेंट की जान चली जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं है। कोलकाता के और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जहाँ के डॉक्टर जो है वो काम करने जाने से मना कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे? कहाँ काम करेंगे? कब सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी सरकार के द्वारा? हमें कब कड़े नियम बनाए जाएंगे? कब कड़े नियमों का पालन किया जाएगा? रेपिस्ट को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, रेपिस्ट को तो ये सब तो सिर्फ सजा है। कुछ ऐसा क्यों नहीं होता है जिससे कि लड़की की सुरक्षा हो सके? कभी ऐसी चीजें क्यों नहीं की जाती हैं कि लड़की को कहीं जाने से डर ना लगे, नाइट शिफ्ट करने से डर ना लगे? मॉब के द्वारा अटैक करवाने वाला न्यूज़ भी अभी रिसेंट में हमें सुनने को मिल रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि इस केस को दबाया जा सके, इस केस को ज़्यादा तूल ना मिले। लेकिन आप मदद कर सकते हैं। जहां आप बैठे हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा के आप मदद कर सकते हैं। कोशिश करिए कि इस वीडियो को अपने हर उस सगे संबंधी के पास भेजने का, सभी को दिखाने की कोशिश करिए ताकि हर कोई सतर्क रह सके। इन विकृत मानसिकता वाले व्यक्तियों से हर कोई सतर्क रह सके। हम कैसे दुनिया में जी रहे हैं, किन लोगों के बीच जी रहे हैं, हमें नहीं पता है कि किस व्यक्ति के दिमाग में कौन सी विकृति पल रही है, कौन सा व्यक्ति हमें किस नज़र से देख रहा है, आपके भाई बहनों को किस नज़र से देख रहा है। अपनी सतर्कता के लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, उन सारे लोगों तक मेरी ये आवाज़ पहुंचाना। यहाँ पे जो है, जो इस बार जो घटना हुई है वो आगे ना हो। सरकार तो पता नहीं कब एक्शन लेगी, मुझे नहीं पता इसके ऊपर कब रूल्स रेगुलेशंस आएंगे, कब लड़कियों की सुरक्षा की जाएगी, कब लड़कियों के ऊपर इस तरह के अत्याचार होने बंद होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी सुरक्षा मुझे ही करनी होगी इस वक्त। तो बस मेरी यही गुजारिश रहेगी आप सभी लोगों से, जितने भी दीदी भाई बहन लोग हैं, सबको ये वीडियो शेयर करिए, ये वीडियो दिखाइए। एटलीस्ट उन लोगों को अवेयर करिए कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं दुनिया के अंदर। नाइट शिफ्ट के नाम पे, ड्यूटी के नाम पे, कहीं पे भी हम सुरक्षित नहीं है। कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो भाई, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी, मतलब मेरा तो बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस हो चुकी हूँ। ये केस सुनने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी हूँ। मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग किस मानसिकता से आते हैं, किस मानसिकता से रात के इतने समय में जब कोई व्यक्ति आराम कर रहा है तो उसके साथ इस तरह से चीज़ें करना बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को।